लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ ठाकुर के लिखे उपन्यास नष्ट नीड़ का 13वां परिच्छेद मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। भूपति ने वर्धमान जाकर अमल का ब्याह कर दिया और उसके बाद अमल को विलायत रवाना करके घर लौट आया। चारों तरफ से चोटें खा खाकर विश्वासपरायण भूपति के मन में बाहरी संसार के प्रति एक तरह का वैराग्य सा हो गया था। सभा समिति और मिलना जुलना कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता। वो सोचता, इन सब बातों में मैंने अपने को ही ठगा। जीवन के सुख के दिन व्यर्थ ही बीत गए। जीवन का सार भाग घूरे में बहा दिया। भूपति मन ही मन कहता, जाने दो, अखबार जाता रहा, अच्छा ही हुआ, मुक्त हो गया। संध्या के समय अंधेरे का सूत्रपात देखते ही पक्षी जैसे अपनी नीड़ या घोंसले को लौटता है, भूपति भी उसी तरह अपना बहुत दिनों का संचरण क्षेत्र त्याग कर अंतःपुर में चारू के पास पहुंच गया। मनी मन उसने तय कर लिया कि बस अब और कहीं नहीं जाना, यही मेरी स्थिति है। जिस अखबारी जहाज को लेकर मैं दिन भर खेला करता था वो डूब गया, अब घर चलूं। शायद भूपति के मन में एक संस्कार सा बैठा हुआ था कि स्त्री पर किसी को अधिकार जमाना नहीं पड़ता। स्त्री ध्रुव तारा की भांति अपना प्रदीप आप ही जलाए रखती है। वो दीप ना तो हवा से बुझता है और न तेल की परवाह करता है। बाहर जब टूटना फूटना शुरू हुआ था, भूपति के तब इतनी भी मन में न आई कि भीतर अंतःपुर में भी कहीं कोई दरार पड़ी है या नहीं, इस बात को परख देखता। भूपति शाम के वक्त बर्धमान से लौटा। झटपट मुंह हाथ धोकर जल्दी से भोजन कर लिया। अमल के ब्याह और विलायत यात्रा का आद्योपांत वर्णन सुनने के लिए चारू स्वभावतः उत्सुक होगी जानकर भूपति ने आज जरा भी देर नहीं की। सीधा सोने के कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया और गड़गड़ा का लंबा नल मुंह में देकर धुआं फेंकने लगा। चारू अभी तक आई नहीं, शायद घर का काम धंधा कर रही होगी। तमाकू जल जाने के बाद भूपति को नींद आने लगी। क्षण क्षण में नींद उचट जाती तो वो चौंक कर उठ बैठता और सोचता, अभी तक चारू आ क्यों नहीं रही है। अंत में भूपति से रहा नहीं गया, उसने चारू को बुलवा भेजा। चारू के आने पर भूपति ने पूछा, चारू आज इतनी देर क्यों कर ली। चारू ने कोई जवाबदेही न करके कहा, हाँ आज देर हो गई। चारू के आग्रहपूर्ण प्रश्न के लिए भूपति प्रतीक्षा किए रहा, पर चारू ने कुछ पूछा ही नहीं। इससे भूपति कुछ दुखित हुआ। तो क्या चारू का अमल से स्नेह नहीं था। अमल जब तक यहां मौजूद था तब तक चारू उसके साथ खूब हंसती खेलती रही, और ज्यों ही वो चला गया त्यों ही उसके विषय में ऐसी उदासीनता, ऐसे विपरीत व्यवहार से भूपति के मन में खटका सा हो गया। वो सोचने लगा, तो क्या चारू के हृदय में गहराई नहीं है। सिर्फ वो हंसना खेलना ही जानती है, स्नेह प्रेम नहीं कर सकती। स्त्रियों के लिए ऐसा अनासक्ति का भाव तो अच्छा नहीं। चारू और अमल की मित्रता से भूपति को आनंद होता था। इन दोनों का लड़कपन, अड्डी और मेल, सलाह और खेल उसके लिए कुतूहल की चीज थी। चारू अमल की जो हमेशा खातिरदारी किया करती थी, उससे चारू की सुकोमल सहृदयता का परिचय पाकर भूपति मन ही मन खुश हुआ करता था। परंतु आज वो आश्चर्य के साथ सोचने लगा, ये सब कुछ क्या ऊपरी बातें थीं। हृदय में उसकी क्या कहीं कोई नींव नहीं थी। भूपति ने सोचा, चारू के अगर हृदय नहीं हुआ तो अब वो कहाँ जाकर आश्रय लेगा। धीरे धीरे परीक्षा करने के लिए भूपति ने बात छेड़ी, चारू तुम थी तो अच्छी तरह, तबीयत तो खराब नहीं रही। चारू ने संक्षेप में उत्तर दिया, अच्छी ही है। भूपति, अमल का ब्याह तो हो गया। इतना कहकर भूपति चुप रहा। चारू ने तत्कालोचित कोई संगत बात कहने की कोशिश की, पर उसके मुंह से बात ही नहीं निकली। वो जड़वत चुप रह गई। भूपति स्वभावतः किसी चीज को गौर के साथ नहीं देखता, परंतु अमल की विदाई का शोक उसके अपने मन में लगा हुआ था, इसलिए चारू की उदासीनता से उसे चोट पहुंची। उसकी इच्छा थी कि संवेदना से व्यथित चारू के साथ अमल की बातचीत करके हृदय का भार हल्का करता। भूपति ने कहा, लड़की देखने में बहुत अच्छी है। चारू सो रही हो क्या। चारू, नहीं। भूपति, बेचारा अमल अकेला चला गया। जब उसे रेल में चढ़ा दिया तो वो बच्चे की तरह रोने लगा। देखकर इस बुढ़ापे में भी मैं अपने आंसू न रोक सका।
डिब्बे में 2 अंग्रेज बैठे हुए थे। मर्दों को रोते देख उन लोगों को बड़ा मजा आया। बत्ती बुझी सी करके पलंग के अंधेरे में पहले तो चारू करवट लेकर सो गई, उसके बाद अचानक जल्दी से बिछौने से उठकर चली गई। भूपति ने चौंक कर पूछा, तबीयत कुछ खराब है क्या चारू? कोई उत्तर न पाकर वो भी उठ बैठा। पास के बरामदे से दबे हुए रोने का शब्द सुनकर वो घबराया हुआ बरामदे में पहुंचा। देखा तो चारू वहां जमीन पर औंधी पड़कर अपने रोने को रोकने की कोशिश कर रही है। ऐसे जबरदस्त शोकोच्छ्वास को देखकर भूपति दंग रह गया। सोचने लगा, चारू को क्या मैंने गलत समझा था? चारू का स्वभाव इतना भीतरा कि मेरे पास भी हृदय की कोई वेदना प्रकट नहीं करना चाहती। जिनकी ऐसी प्रकृति है उनका प्रेम गहरा होता है और उनकी वेदना भी बहुत ज्यादा होती है। भूपति ने मन ही मन विचार कर ये तय कर लिया कि चारू का प्रेम साधारण स्त्रियों के समान बाहर देखने में नहीं आता। भूपति ने चारू के प्रेम का उच्छ्वास कभी नहीं देखा। आज वो विशेष रूप से समझ गया तब जब देखा कि चारू के प्रेम का गुप्त फैलाव भीतर की ओर ही ज्यादा है। भूपति खुद भी बाहर प्रकट करने में अपटु है और इसलिए चारू की प्रकृति में भी हृदयावेग की सुगंभीर अंतःशीलता का परिचय पाकर उसे एक तरह की तृप्ति मालूम हुई। भूपति चारू के पास बैठ गया और कोई बात न करके धीरे धीरे उसकी देह पर हाथ फेरने लगा। कैसे सांत्वना दी जाती है भूपति इस बात को नहीं जानता। इस बात को वो समझा ही नहीं कि शोक की जब कोई अंधकार में गला दबाकर हत्या कर डालना चाहता है तब कोई साक्षी बैठा रहे तो उसे अच्छा नहीं लगता। अभी आप सुन रहे थे रवीन्द्रनाथ ठाकुर के लिखे उपन्यास नष्ट नीड़ का 13वां परिच्छेद, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।